गाइस, हाँ, वेलकम बैक टू द क्लाउडी माइंड। उम्मीद करता हूँ यार लास्ट वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। ठीक है, बट उस वीडियो में थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया था। ऑडियो क्लियर नहीं आई है। सो व्हाट आई विल डू इज़ दैट कमिंग डेज में एक फिर से सेम कंटेंट पे वीडियो बना दूंगा, हाउ टू सेटअप अ वर्चुअल मशीन विद CentOS 7। ठीक है, तो उसके लिए परेशान होने की बात नहीं है, वो मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा अगर नहीं समझ में आया है क्लियरली तो। बट हाँ, इस वीडियो में यार कोशिश की है ऑडियो क्लियर रखने की। हेडफोन्स यूज़ कर रहा हूँ, इंटीग्रेटेड माइक है, तो उम्मीद तो है कि अच्छा ऑडियो आएगा। सो लेट्स सी। तो अगर मैं इस वीडियो के टॉपिक की बात करूं तो इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे फाइल सिस्टम हायरार्की के बारे में। हाउ फाइल सिस्टम हायरार्की इज इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, बट वो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लाइनक्स का ओवरव्यू देना चाहूँगा। लाइक व्हाट इज़ लाइनक्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ लाइनक्स बेसिकली। ठीक है, आपने बहुत लोगों ने सुना होगा डिबायन लाइनक्स इज़ देयर, CentOS इज़ देयर, फेडोरा इज़ देयर। ठीक है, रेल इज़ देयर, ओरेकल एंटरप्राइज लाइनक्स इज़ देयर। सो क्या है मतलब इतने सारे, अगर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो फिर इतने सारे नाम क्यों? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, it is a kernel. Okay, and on top of that kernel all these manufacturers have developed their operating system. ठीक है, like Red Hat ने अपने फेडोरा बना दिया, CentOS बना डेवलप कर दिया, एंड Red Hat एंटरप्राइज लाइनक्स बना दिया। ठीक है, तो अगर मैं स्पेसिफिकली Red Hat के बारे में बात करूं तो फेडोरा इज़ द वन विच इज़ ओपन सोर्स फॉर एवरीवन। ठीक है, जहाँ पे आप वो डेवलपमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो एक बार जब फेडोरा पे वो चीज़ें वेरीफाइड हो जाती हैं एंड वो टेस्ट हो जाती हैं एंड देन दे मूव टू CentOS। ठीक है, तो CentOS इज़ ऑल्सो लाइक अ टेस्टिंग OS आप कह सकते हो रेड हैट का, जहाँ पे वो बेसिकली कोई भी मतलब चेंजेस या कोई भी अपग्रेड लाने से पहले, रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स रेल पे लाने से पहले सबसे पहले वो CentOS पे आता है, वहाँ पे टेस्ट होता है। जब वहाँ पे वो कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा, कम्युनिटीज़ के लिए बेसिकली CentOS को ओपन सोर्स रखा हुआ है, तो वहाँ पे कम्युनिटी भी रेड हैट कम्युनिटी भी अपना पूरा कंट्रीब्यूट करती है। आप करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वहाँ पे जो भी चेंजेस होते हैं, जब वो वेरीफाइड एंड फुल एंड फाइनल हो जाते हैं एंड देन दे रिलीज दोज टू रेल। सो इसीलिए मेरा पर्पस ये था CentOS इंस्टॉल करवाने का, इज बिकॉज CentOS पे सब कुछ ओपन सोर्स है यहाँ पे, मतलब अगर आपको सपोर्ट के इशू नहीं आएगा। ठीक है, बट रेल में क्या होता है, अगर आप रेल का आप सेटअप तो हो जाता है, इंस्टॉल भी हो जाएगा, बट अगर उसमें कोई इशू आता है तो प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ उसमें सपोर्ट नहीं ले सकते रेड हैट से, इफ़ यू डोंट हैव एन एक्टिव सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए फिर सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है, एंड वो लेने का फ़ायदा नहीं है व्हेन यू आर जस्ट सिंपली लर्निंग लाइनक्स। ठीक है, तो इसलिए CentOS बेनिफिशियल है। एंड अगर बात करूँ CentOS और रेड हैट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है। जो CentOS में है वही रेड हैट में भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली रेड हैट के जो लाइनक्स OSs हैं उनकी मैंने बात की है, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उबंटू है आपका, फिर डिवाइन भी आता है, फिर उसके बाद ओरेकल का अपना है, ओरेकल एंटरप्राइज लाइनक्स। तो इस तरह से ना बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स हैं, जिसमें जो कोर है वो आपका लाइनक्स ही है। on top of that they have developed their OS and they have released to the outside world। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक अब कार होती है ना, सो कार का इंजन इज लाइनक्स एंड द आउटर बॉडी इज द होल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सो इन दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक, तो बेसिकली ये था, मतलब ये अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं, इनको हम लोग सिंपल टर्म्स में फ्लेवर्स ऑफ लाइनक्स बोलते हैं, लाइक रेल हो गया, ओरेकल हो गया, डिबायन हो गया, उबंटू हो गया। सो दीज आर द फ्लेवर्स ऑफ लाइनक्स। ठीक है, बट अब इसमें कोर चीज़ क्या है, अगर मैं इसके इंटरनल में बात करूँ तो इंटरनल में फिर जब भी आप यूज़ करोगे ना, तो कुछ भी यूज़ करेंगे उसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है फाइल सिस्टम हायरार्की समझना। ठीक है, अब फाइल सिस्टम हायरार्की क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज आप लाइनक्स पे कुछ भी काम करोगे ना, एवरी सिंगल एक्टिविटी विल बी डन थ्रू अ फाइल सिस्टम। ठीक है, या तो वो किसी ना किसी वे में वो फाइल सिस्टम से रिलेटेड होगी ही होगी। आप अगर कोई भी सिंपल सा कमांड, लेट से अगर मैं ls कमांड भी चला रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी ये किसी एक पर्टिकुलर फाइल सिस्टम पे ही चल रही है, और उस फाइल सिस्टम के अंदर का ये
मुझे कंटेंट शो कर रहा है, ठीक है। सो फाइल सिस्टम होता क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। सो बेसिकली फाइल सिस्टम इज नथिंग, इट्स जस्ट अ वे, ठीक है, अ फॉर्मेट इन विच यू कैन स्टोर डेटा, ठीक है। अब बहुत तरह के फाइल सिस्टम होते हैं, लाइनक्स एक्चुअली सपोर्ट्स हंड्रेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम। बहुत मतलब पुराने भी होंगे, बहुत ज़्यादा पुराने भी होंगे, और बहुत लेटेस्ट भी हैं, ठीक है। और तो अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं तो आप ऐसे कह सकते हो कि इट ईच फाइल सिस्टम हैज़ अ डेफिनेट सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, फॉर द टाइप ऑफ डेटा जो वो स्टोर करने वाला है, जो फाइल सिस्टम स्टोर करने वाला है, ठीक। अब व्हाट आर द सेट ऑफ रूल्स, इसको अगर इंग्लिश टर्म्स में या टेक्निकल टर्म्स में बोलो तो मेटा डेटा, ठीक है। द मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा ऑफ डेटा इज समथिंग लाइक कि वो डेटा किस फॉर्मेट का है, ठीक है, और डेटा का साइज कितना है, डेटा किस तरह का है, लाइक व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज इट, ठीक है। आप इमेज स्टोर कर रहे हो, टेक्स्ट स्टोर कर रहे हो, क्या स्टोर कर रहे हो, ठीक है, जो भी है। तो इट ऑल इज डिफाइंड बाय फाइल सिस्टम, ठीक है। मतलब अलग अलग फाइल सिस्टम की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन सा किस तरह का डेटा स्टोर करने वाला है। सो इट इज काइंड ऑफ अ डेटा स्टोरेज फॉर्मेट आप बोल सकते हो, ठीक। अब फाइल सिस्टम कितने तरह के होते हैं और कौन से मतलब हम यूज में ज़्यादा देखने वाले हैं, तो अगर मैं लाइनक्स की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको मोस्टली आप या तो EXT के साथ डील करोगे या तो XFS के साथ डील करोगे। अब EXT में भी EXT2, EXT3, EXT4 आता है, ठीक है। XFS इज अनदर फाइल सिस्टम, ठीक है। तो मोस्टली आप ये वाले फाइल सिस्टम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये फाइल सिस्टम अप्लाई कैसे होते हैं, क्या होता है ये, तो जब अपन टेम्पलेट सॉरी बोल रहा हूँ मैं, जब अपन पार्टीशंस वगैरह सीखेंगे, पार्टीशंस क्रिएट करना सीखेंगे, उसमें आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि फाइल सिस्टम अप्लाई कैसे होते हैं और क्या होता है, ठीक है। फॉर द मीन वाइल मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली ये जो कमांड है df-h, ये आपको यहाँ पे दिखाता है अलग अलग फाइल सिस्टम्स, ठीक है, जो माउंटेड हैं। माउंटेड का मतलब क्या होता है कि ये फाइल सिस्टम एक क्रिएट हुआ था, ठीक है, एंड दिस कैन बी एक्सेस, दिस टाइप ऑफ फाइल सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड बाय दिस माउंट पॉइंट बोलने का मतलब है इट इज सिंपली अ डायरेक्टरी ऑन विच दिस फाइल सिस्टम कैन बी एक्सेस्ड, ठीक है। तो अब ये एक्सेस वगैरह कैसे हो रहा है, कैसे माउंट हुआ है, किस तरह मतलब वर्क अराउंड कैसा है इसका, ये सब इन डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, बिकॉज ये आपको लेटर पॉइंट ऑफ व्यू पे और क्लियरली समझ में आएगा। अभी के लिए मैं फाइल सिस्टम हायरार्की एक्सप्लेन करता हूँ कि फाइल सिस्टम हायरार्की क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो मेरे पास एक इमेज है, उसके थ्रू मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी आप ये जो सिंबल देख रहे हो ना, टिल्ड सिंबल, ये टिल्ड सिंबल क्या बताता है कि आपकी करंट डायरेक्टरी क्या है। फॉर एग्जांपल लेट से मैं विंडोज़ में हूँ, ठीक है। आप विंडोज़ में किसी भी ड्राइव में जाओगे, ठीक है, वीडियोज़ में गए या किसी भी गए, तो वीडियोज़ इज़ अ फोल्डर, इसको फोल्डर भी बोल सकते हो आप, डायरेक्टरी भी बोल सकते हो, ठीक है। उसी तरह से आप लाइनक्स पे भी काम करते हैं हम, ठीक है। तो ये सिंबल हमें बताता है कि हमारी करंट डायरेक्टरी क्या है। उसका एक सिंपल सा कमांड भी होता है PWD, ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये जो डायरेक्टरी है /home/jenkins है, हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक। बट इस तरह से हमको अभी समझना नहीं है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो, जब भी लाइनक्स आपका सेटअप होता है या इंस्टॉल होता है ना, तो उसका जो रूट होती है, रूट, ठीक है, रूट ड्राइव कह लो या रूट पार्टीशन कह लो, जो भी कहना है कह लो, वो स्लैश होता है। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट फाइल सिस्टम का स्लैश ही है लाइनक्स में, ठीक है। ये क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ से इस इमेज के थ्रू, ठीक है। अब ये जो स्लैश है, जो भी इसके बाद की आपके फोल्डर्स बनेंगे वो सारे स्लैश के बाद बनेंगे, ठीक है। सो स्लैश इज अ रूट डायरेक्टरी ऑन टॉप ऑफ विच ईच एंड एवरी फाइल गेट्स स्टोर्ड और फाइल सिस्टम गेट्स क्रिएटेड, ठीक है। तो अगर स्लैश नहीं है तो लाइनक्स नहीं चलेगा, आपका है ही नहीं, लाइनक्स ही नहीं है। अगर लाइनक्स है तो स्लैश इज द रूट डायरेक्टरी। इसको आप ऐसे समझ लो ये विंडोज सी है, जिन्होंने विंडोज़ यूज़ किया है सो उनके लिए रिलेटिवली इजी होगा समझना, ठीक है। जैसे अपनी सी ड्राइव है वैसे ही ये स्लैश है, ठीक है। अगर आप सी हटा दो तो आपका विंडोज़ चला जाएगा, उसी तरह आप स्लैश हटा दो आपको लाइनक्स चला जाएगा, ठीक। अब विंडोज़ के अंदर, विंडोज़ सी के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे,
तो हमें ये सारे डायरेक्टरीज मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह के डायरेक्टरीज हमें लाइनक्स में भी मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको ls करके दिखाऊं, ये सॉरी ll करके दिखाऊं, तो ये देखो /bin हो गया, बूट हो गया। तो ये सब जो है ना, ये हमारी फाइल सिस्टम हायरार्की होती है कि किस वे में फाइल सिस्टम आगे प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो स्लैश के बाद आता है हमारा, तो अब यहाँ पे मैं ये सारे डायरेक्टरीज का यूज़ क्या है, पर्पस क्या है, किस लिए यूज़ होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्लैश हमारा हो गया रूट डायरेक्टरी, ठीक। एवरीथिंग कम्स आफ्टर दिस स्लैश, ठीक। तो स्लैश एंड देन कम्स /bin। इसी तरह के ये सारे फाइल सिस्टम बने हुए हैं, ठीक है। तो अब /bin क्या होता है बेसिकली? /bin आप ऐसे समझ लो कि आपके लाइनक्स ओएस को बूट करने के लिए, ठीक है, जितनी भी एसेंशियल बाइनरीज चाहिए, ठीक है, वो सारी यहाँ पे पड़ी रहती हैं। अब बाइनरीज आप बोल लो या इसको एग्जीक्यूटेबल्स बोल लो, ठीक है। जैसे जो भी मैं ये कमांड यहाँ पे रन कर रहा हूँ ना, ls हो गया या cat हो गया या आपका pwd हो गया, ऑल दीज आर, ये कमांड कुछ तो कहीं पे तो स्टोर्ड होंगे ना। तो ये जहाँ पे स्टोर्ड हैं, इनकी जो एग्जीक्यूटेबल बनी हुई है वो जहाँ पे स्टोर्ड है वो होता है हमारा /bin, ठीक। अब /bin को इस तरह से और आप समझ सकते हो कि जो नॉर्मल यूजर्स होते हैं, जैसे मैं हो गया या आप, कोई भी यूजर पर्टिकुलर आप क्रिएट करने अपने नाम से, अगर आप अपना यूजर क्रिएट कर रहे हो तो इनको नॉर्मल यूजर बोला जाता है, ठीक है। नॉर्मल यूजर के जो कमांड्स होते हैं, जनरल यूसेज के जो कमांड्स होते हैं, वो /bin में होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह एक आता है हमारा /sbin। sbin क्या होता है? sbin में आपके वो कमांड्स होते हैं जो एज अ सुपर यूजर आप यूज करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। सुपर यूजर मतलब जो रूट यूजर होता है हमारा, इज जस्ट लाइक विंडोज में जैसे एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी तरह लाइनक्स में रूट होता है, लाइक इट्स अ सुपर यूजर, इट कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो उससे उसके रिलेटेड जो कमांड्स होंगे वो आपके /sbin में होते हैं, ठीक है। या कमांड्स क्या आप, हाँ कमांड्स भी बोल सकते हैं आप, या बाइनरीज बोल लो या एग्जीक्यूटेबल्स बोल लो, ठीक है, वो sbin में होते हैं। तो /bin और /sbin में आपके बाइनरीज या एग्जीक्यूटेबल होंगे फॉर नॉर्मल यूजर्स इन /bin एंड फॉर सुपर यूजर्स इन /sbin, ठीक है। अब /boot आ गया। /boot में कौन सी फाइल्स होती हैं? अब /boot में अगर आपको फाइल्स देखनी है, /boot में बेसिकली आपकी जो बूटिंग के रिलेटेड फाइल्स होती हैं ना, वो सारी /boot में स्टोर होती हैं, लाइक ग्रब से रिलेटेड इन्फो वाली जो भी फाइल्स होंगी, ठीक है, initramfs हो गया या initrd हो गया, ठीक है, इस तरह की फाइल्स हमारी /boot में होती है। तो अब अगर हमें /boot की फाइल्स देखनी है तो हम /boot में जाके ll कर देंगे। आप इसकी टेंशन मत लो कि ये कैसे चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये फाइल सिस्टम हायरार्की समझ में आ गई ना, तो आपको इजीली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है। सो मैं अपना, अगर हमें ये बात समझ में आ गया, फाइल सिस्टम हायरार्की समझ में आ गई, तो हमारे लिए नेविगेट करना बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए किस तरह से मैं ये ट्रैवर्स कर रहा हूँ डायरेक्टरीज में, ये मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आगे, ठीक है। अभी हमें क्या देखना था कि /boot में कौन सी सिस्टम रिलेटेड फाइल्स होती हैं। जैसा कि मैंने बताया था, ग्रब हो गया आपका, grub2 हो गया, initramfs हो गई, ठीक है। अब initramfs की जो फाइल्स हैं, ये दोनों आप ये रेस्क्यू वाली देख रहे हो, इमेज देख रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं, ठीक। लाइक आप यूजुअली /boot के साथ छेड़खानी नहीं करते हो, जैसा है भाई इसको चलने देना, इसके साथ कुछ मत करना, नहीं तो बंद हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो इसको ऐसे ही चलने देना। बट हाँ, इसको रिकवर करने के भी अलग प्रोसीजर है, इससे रिलेटेड कुछ एरर्स होती हैं, वो सब धीरे धीरे इन फ्यूचर आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे अपन काम करेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टम रिलेटेड फाइल्स आपकी /boot में होती हैं। अब मैं बाहर वापस आ जाता हूँ स्लैश में, ठीक है, क्योंकि स्लैश के अंदर हमारी सारी डायरेक्टरीज हैं। /boot में हो गया। अब /dev क्या करता है? /dev आप ऐसे समझ लो कि कोई भी अगर आपकी नया डिवाइस कनेक्टेड हो रहा है, रिमूवेबल नहीं, ठीक है, नॉन रिमूवेबल डिवाइस, लेट से जो हार्ड डिस्क वगैरह आपकी कनेक्टेड होती है ना, वो /dev में आती हैं, वो सारी माउंट होंगी /dev के अंदर, ठीक है। तो /dev का पर्पस यही है कि इसमें कोई भी डिवाइस रिलेटेड अगर चीज़ें आप लगाने वाले हो तो वो /dev के अंदर आएंगे, ठीक है। इसी से कोरिलेशन में बोल लो या मिलता जुलता बोल लो, जैसा भी है, /media है, ठीक है। तो /media में
आपकी वो वाली फाइल्स माउंटेड होती हैं जो रिमूवेबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम विंडोज़ में पेन ड्राइव लगाते हैं तो हमारी एक नई डिस्क बन जाती है, ठीक है, पेन ड्राइव कनेक्ट करते ही। कुछ भी नाम हो सकता है उसका, एच वगैरह, एच हो गया, आई हो गया, रिमूवेबल डिस्क करके आता है ना। तो उस तरह से ही स्लैश मीडिया में कोई भी रिमूवेबल मीडिया है अगर, तो वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। स्लैश मीडिया एंड स्लैश डेव के बारे में ये डिफरेंस था, ठीक। अगर मैं स्लैश ईटीसी की बात करूँ तो स्लैश ईटीसी आपकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल सिस्टम ये भी है। इसके साथ भी आप अगर नॉर्मल यूज़र हो और रियल वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस हैं कि आपको इसका एक्सेस होगा ही नहीं राइट वगैरह करने का या मॉडिफाई करने का, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रिलेटेड टू द ओएस, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ से ETC में जाऊंगा और LL करूँ अगर, तो आप ये सारी जो फाइल्स देख रहे हो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ योर ओएस, ठीक है। अब इन फाइल सिस्टम में आप चेंजेस कर भी सकते हो एज अ सिस्टम एडमिन, बहुत सारे राइट्स होते हैं उनको यहाँ पे चेंजेस करने के, ठीक है। बट एक नॉर्मल यूज़र यूजुअली यहाँ पे छेड़खानी कुछ भी नहीं करता है, बिकॉज कोई भी फाइल अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो उसके अलग अलग रिपरकशंस हो सकते हैं, कोई सर्विस डाउन जा सकती है, सिस्टम डाउन जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इसमें भी छेड़खानी ज़्यादा नहीं करते हो। हाँ, जैसे जैसे अभी हम आगे देखेंगे तो इसमें कई सारी फाइल्स हैं जो हमें बहुत हेल्प भी करती हैं एट द सेम टाइम, ठीक है। हम उनको यूज़ भी करते हैं, उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो कौन सी होती हैं, कैसी फाइल्स होती हैं, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करती हैं, वो क्या क्या होल्ड करती हैं, ये सब अपन धीरे धीरे आगे देखेंगे। बट फॉर नाउ इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइल सिस्टम इन लाइनक्स, ठीक है। अब स्लैश होम क्या होता है? स्लैश होम बेसिकली आपका ना यूज़र, जो नॉर्मल यूज़र होते हैं उनकी होम डायरेक्टरी होती है स्लैश होम के अंदर, ठीक। तो अगर मैं बात करूं, अभी आप अगर देखो तो मैं यहाँ पे एज अ जेनकिंस यूज़र लॉग्ड इन हूँ इस मशीन पे, ठीक है। तो इस जेनकिंस यूज़र की जो यूज़र रिलेटेड जो फाइल्स होंगी या यूज़र रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, तो जब भी कोई नया यूज़र क्रिएट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी एक होम डायरेक्टरी बनती है, वो स्लैश होम के अंदर बनती है। तो अगर मैं स्लैश टाइप करूं और यहाँ पे होम टाइप करूं तो मैं स्लैश होम के अंदर आ जाऊंगा। अब मैं अगर यहाँ पे LL करता हूँ तो मुझे ये सारे यूज़र्स दिखेंगे जो इस सिस्टम पे बने हैं, ठीक है। अब एडमिन देख सकते हो, ये कैप्टन देख सकते हो, स्टीव देख सकते हो, ठीक है। ये सारे यूज़र्स बने हुए हैं। तो आपको अगर किसी भी यूज़र के होम डायरेक्टरी में जाना है तो उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ होता है स्लैश होम, ठीक है। जहाँ आप ऑलरेडी स्लैश होम में हो, इसके बाद मैं जेनकिंस में चला जाऊँगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये होती है स्लैश होम का पर्पस, टू स्टोर ऑल द होम डायरेक्टरीज फॉर ऑल द नॉर्मल यूजर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द मशीन, ठीक है। जो भी नया यूजर क्रिएट होगा उसकी होम डायरेक्टरी स्लैश होम के अंदर बनेगी करता है। अब हमारी बात आती है स्लैश लिब के बारे में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं, है ना, जो रिक्वायर्ड होती हैं बूटिंग के टाइम पे। कई सारी यहाँ पे स्लैश बिन में कमांड्स भी हो सकती हैं, बाइनरीज हो सकती हैं जो इन लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये वो सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे होल्ड होती हैं। आपने उसमें भी देखा होगा, अगर कोई कोडिंग बैकग्राउंड से है तो कोडिंग बैकग्राउंड में भी कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो अपन इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये फॉर अ बेटर यूज़ फॉर देयर यूसेज, ठीक है। तो उसी तरह से स्लैश लिब में भी हमारी अलग अलग लाइब्रेरीज होती हैं। अब मीडिया के बारे में मैं बता चुका हूँ, MNT, हाँ। स्लैश MNT क्या होता है? स्लैश MNT इज समथिंग जहाँ पे अपन टेम्परेली जो फाइल सिस्टम हमें माउंट करने होते हैं, ठीक है। ये सारे फाइल सिस्टम्स हैं, ठीक। बट ये सारे सिस्टम रिलेटेड फाइल सिस्टम्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट फाइल सिस्टम्स हैं। अब स्लैश MNT में मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग वो फाइल सिस्टम माउंट करते हैं जो हमें टेम्परेरी यूसेज के लिए चाहिए होता है, जो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए चाहिए होता है, परमानेंट नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसको हम स्लैश MNT के अंदर माउंट करते हैं। दैट मीन्स स्लैश MNT स्लैश एंड देन द नेम ऑफ दैट फाइल सिस्टम या नेम ऑफ द डायरेक्टरी जिस पे आप उसको लगाना चाहते हो, ठीक है। तो ये होता है स्लैश MNT का पर्पस। कोई भी टेम्प्रेरी फाइल सिस्टम आपको माउंट करना है तो वो आप स्लैश MNT में कर सकते हो, परमानेंट भी कर सकते हो, बट यूजुअल जो पर्पस होता है स्लैश MNT का वो टेम्प्रेरी माउंटिंग के लिए ही होता है, ठीक है। OPT क्या होता है? अब स्लैश OPT हमारा जो है वो ऑप्शनल
सॉफ्टवेयर्स कह लो, जैसे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर अगर हम कोई भी इंस्टॉल कर रहे हैं अपने लाइनक्स मशीन पे, ठीक है, तो वो हम /opt के अंदर इंस्टॉल करेंगे, ठीक। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम /opt के अंदर ही इंस्टॉल होता है और कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो /sbin मैंने बता दिया था और /bin भी मैंने बता दिया था। अब आता है /srv, ठीक है। तो यार सच बताऊं तो मैं जब से कर रहा हूँ तब से मैंने इस फाइल सिस्टम का ज़्यादा यूसेज किया है नहीं, बट हाँ ये आपका मे बी यूज़ होता होगा, बट मेरे को भी क्लियरली इसका पता नहीं है क्या है ये /srv। /temp क्या करता है? /temp में हमारी सारी की सारी टेम्परेरी फाइल्स आती हैं। जब भी सिस्टम बूटअप होता है या जो भी प्रोसेस रन हो रहा है ना, हर प्रोसेस अपनी कुछ ना कुछ टेम्परेरी फाइल्स जनरेट करता रहता है। वो जो टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो यूजुअली /temp में आती हैं। अब /temp ऑटोमेटिकली क्लीन अप भी होता रहता है साथ में, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स क्लीन अप होता है जब भी सर्वर रीबूट होगा, ठीक है, या जब भी सिस्टम आपका रीबूट होगा, तो टेम्प के अंदर जो फाइल्स होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिमूव हो जाती हैं। सो ये ऑटो क्लीन अप यहाँ पे लगा रहता है। बट कभी कभी क्या होता है रियल वर्ल्ड में, सर्वर्स इतनी जल्दी रिबूट नहीं होते हैं, ठीक है, मशीन इतनी जल्दी रिबूट नहीं होती हैं, एंड अगर उस मशीन पे कई सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि वो उन प्रोसेस की टेम्परेरी फाइल्स की वजह से ये वाली डायरेक्टरी आपकी फुल हो जाएगी, ठीक है। इसका फुल होने का मतलब है कि आपका सिस्टम फ्रीज हो सकता है, एंड अगर वो फ्रीज होता है, सर्वर फ्रीज होता है, देन यू विल हैव टू रीबूट द सिस्टम। और सर्वर रिबूट करने के लिए यार बहुत झमेले होते हैं रियल वर्ल्ड में भाई, चेंज रेज करो, इनसे अप्रूवल लो, उनसे अप्रूवल लो, तब जाके वो रिबूट की परमिशन मिलती है, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि जब भी इसका कोई अलर्ट वगैरह लगा दो, ठीक है, कि 90% फुल हो गया है, तो उसके बाद अपन इस पे एक्शन ले सकें, /temp को फ्री कर सकें, जिससे कोई ये फ्रीज रीज की दिक्कत ना आए भाई, ठीक है। तो इसका इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब /usr क्या करता है? अब यूएसआर और /bin के बारे में मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ /usr में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक, cd/usr। अब आप देखो इसमें आपको इतनी सारी दिखती हैं, ठीक है। जो फाइल्स मोस्टली आपकी स्लैश के अंदर हैं उसमें से कई सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे भी हैं। तो मेजर जो इसमें यूसेज आता है ना, वो आता है आपका /usr/bin एंड /usr/sbin, ठीक है। बट यूएसआर और /usr/bin और /usr/sbin एंड कंपेयरिंग इट विद /bin एंड /sbin, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है, ये मैं ये बता देता हूँ। ये एक्चुअली में मोस्ट ऑफ द केसेस में जो /usr के अंदर जो बाइनरी फाइल्स हैं और /usr के अंदर जो sbin डायरेक्टरी है, ठीक है, वो इन दोनों के साथ सिमिलर है। मतलब जो फाइल्स आपकी /bin में होंगी, जो फाइल्स /sbin में होंगी बाइनरीज, वही सेम बाइनरीज आपको /usr/bin में मिलेंगी और /usr/sbin में मिलेंगी, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है। बट अर्लियर डेज में क्या होता था, जब नया नया था, इतनी ज़्यादा अपने पास स्टोरेज कैपेसिटी भी नहीं रहती थी, तो यूजुअली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना, तो हमारी 2 हार्ड डिस्क यूज़ किया करते थे, जो जिसमें से एक डिस्क हमारी स्लैश पे रहती थी और एक डिस्क हमारी /usr पे रहती थी, ठीक है। तो जो सिस्टम रिलेटेड नेसेसरी जो बाइनरीज थी वो हमारी इसमें आ जाती थी /bin में, और जो यूज़र के एक्सपीरियंस को मतलब कन्वीनियंट बनाने के लिए जो बाइनरीज होती हैं, जो जनरल पर्पस कमांड्स होती हैं, जनरल पर्पस बाइनरीज होती हैं, वो हमारी /usr/bin के अंदर आती थी। बट अगर मैं करंट केस की बात करूं तो इसमें हार्डली बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। दे आर 99% सिमिलर इन नेचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे LL करूँ अगर, तो आप ये देख रहे हो /bin इज लिंक्ड विद /usr/bin, ठीक है। तो जो कंटेंट यहाँ पे है वही कंटेंट आपको इसमें भी मिलेगा, जो कंटेंट यहाँ पे है वही कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, इसी तरह जो इसमें है वो आपको इसमें मिलेगा। तो /usr के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है जो स्लैश के अंदर कुछ उन डायरेक्टरीज में है, ठीक है। तो ये था हमारा /usr का पर्पस। अर्लियर इसका पर्पस था, बट अभी की अगर बात करें तो इसमें और नॉर्मल स्लैश के जो कंसिक्वेंट आपके वो हैं फाइल सिस्टम्स, उसमें ज़्यादा इतना डिफरेंस है नहीं, दे आर मोस्टली द सेम, ठीक है। अब /proc क्या होता है?
स्लैश प्रॉक में आपकी जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेस इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो जो भी लाइनेक्स आपके मशीन पे, जो भी लाइनेक्स मशीन पे आपके प्रोसेस रन कर रहे हैं, ठीक है, उसकी जो उस प्रोसेस की जो डिटेल्स हैं वो हमारी स्लैश प्रॉक के अंदर आती हैं। लाइक कई सारी सर्विसेज चल सकती हैं आपके मशीन्स पे, ठीक है, उस सर्विसेज की क्या डिटेल्स हैं, वो सर्विस क्या कर रही है, कब कब स्टार्ट हुई है, कितने सीपीयू कंज्यूम कर रहा है, कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रही है, वो सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे स्लैश प्रॉक में आएगी। अगर कोई मान लो एप्लीकेशन ही रन कर रही है, वो एप्लीकेशन कितना यूसेज है उसका मशीन का, ठीक है, कितना मशीन कंज्यूम कर रही है, वो सब स्लैश प्रॉक में स्टोर होता है। तो बेसिकली हमारी ये पूरा फाइल सिस्टम हायरार्की है जो कि स्टार्ट होती है स्लैश से एंड देन गोज फर्दर, ठीक है। लाइक इट्स, अगर आपको इसको ट्रैवर्स भी करना है तो आप ऐसे ही करोगे, लाइक स्लैश बिन एंड देन स्लैश फर्दर डायरेक्टरीज, स्लैश बूट स्लैश फर्दर डायरेक्टरीज, ठीक है। इसी तरह से सारे फाइल सिस्टम काम करते हैं। तो ये जो फाइल सिस्टम्स मैंने दिखाए हैं, मोस्ट ऑफ द फ्लेवर्स में आपको ये फाइल सिस्टम देखने को मिलेंगे लाइनेक्स में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द फ्लेवर्स में। हाँ, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, किसी में कुछ एडेड होगा, किसी में कुछ कम होगा, चांसेस हैं, ठीक है। तो बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यही रहते हैं। सो हमारा ये था आज का मतलब मेजर डिस्कशन, ठीक है, कि फाइल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज फाइल सिस्टम इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइनेक्स, ठीक है। अगर ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है, फोल्डर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ट्रैवर्स करना, आपके लिए आसान हो जाएगा कमांड को समझना, ठीक है। सो फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये स्लैश में हूँ मैं, स्लैश के अंदर हमारे ये सारे फाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है। आपको कोई भी फाइल सिस्टम एक्सेस करना है, आप उसको cd, आप स्लैश में हो, स्लैश के बाद आपको अगर बूट में जाना है तो आप cd बूट करोगे, ठीक है। अगर आप स्लैश में नहीं हो और किसी और डायरेक्टरी में हो, अगर मैं सिर्फ cd करता हूँ तो मैं इस रूट की होम डायरेक्टरी में आ जाता हूँ, ठीक है। अगर आप सिर्फ होम डायरेक्टरी में और फिर आपको जाना है बूट में तो आप स्लैश बूट करोगे, जैसा कि हमने इमेज में देखा था, ठीक है, स्लैश बूट। सो नाउ वी आर इन बूट। अब हम बूट को एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट कमांड से या ll लॉन्ग लिस्ट कमांड से, ठीक है। तो ये हमको बूट के अंदर की फाइल्स दिख जाएंगी। तो अब ये भी अपने अपने तरह की अलग अलग तरह की फाइल्स हैं जो स्लैश बूट वाले फाइल सिस्टम में माउंटेड मतलब स्टोर्ड हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली फाइल सिस्टम का पर्पस। तो यार उम्मीद करते हैं यार वीडियो मतलब समझ में आया होगा आपको, ये फाइल सिस्टम हायरार्की, ठीक है। बिकॉज हाँ, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, तो एक बार में नहीं भी आ सकता है। अगर नहीं आया हो तो आप एक बार दोबारा देखना, और अगर कोई डाउट भी हो तो बिल्कुल यार कमेंट बॉक्स में डालना, मैं कोशिश पूरी रखूँगा कि क्लियर कर दूँगा किसी भी तरह से, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो समझ में। अगर हाँ, ऑडियो कैसा था यार ये भी बता देना कमेंट बॉक्स में। सही था तो मैं कंटिन्यू इसी पे करूँगा, अदरवाइज़ फिर यार इक्विपमेंट लग रहा अब लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो देख लेना, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यार ये तो मतलब आखिरी में बोला ही जाता है, मैंने देखा है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, है ना। बंद करते हैं इसको।